हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 6 के अंतर्गत सबऑर्डिनेट कोर्ट्स करने वाले हैं। इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेंगे, नलसा के बारे में जानेंगे ये क्या है। इसके साथ में हम लोग लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, फैमिली कोर्ट क्या होता है, ग्राम न्यायालय क्या होता है, इसकी क्या संकल्पना थी, ये सब आए क्यों। जैसे इन सबको हम लोग एडीआर के रूप में देखते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी के रूप में। तो ये सब आते हैं, कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। डायरेक्ट यहाँ से कोई ना कोई फैक्ट, इवन यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग इसको अच्छे से कवर अप करेंगे। इसके साथ में हम लोगों का जो पार्ट 6 का जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम लोगों ने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके साथ में हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेट लेजिस्लेचर का हम लोगों ने देखा था, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में अच्छे से देखा। कल के वीडियो में हम लोगों ने हाई कोर्ट को देखा। आज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ में पार्ट 6 का जो हम लोगों का है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल के वीडियोज में ऐसा कर लेंगे कि जो इसमें अभी एक कैट का आएगा, अब जब हम लोग कोर्ट्स कर ही रहे हैं तो कैट को भी ख़त्म कर देते हैं। जो 14A है इसी के साथ में ट्रिब्यूनल वाला, इसके साथ में कंप्लीट कर लेंगे कल एक वीडियो। और उसके कल ही सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में स्टेट के जो पार्ट 6 है इस पे, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर वाले में, और उसके साथ में हाई कोर्ट में कुछ आर्टिकल्स, या फिर यहाँ तो सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट और स्टेट लेजिस्लेचर वाले में कुछ आर्टिकल्स छूटे हैं, उससे रिलेटेड कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है। तो मैं ऐसा करूँगा कि पार्ट 6 पे स्टेट पे एक पूरा का पूरा वीडियो ही बना दूंगा। जैसे पार्लियामेंट को हम लोगों ने कवर किया था वैसे स्टेट को पूरा कवर कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि कहीं अगर आपके कुछ फैक्ट छूटे भी होंगे वो भी उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे आपका एक बार मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, जहाँ पे आर्टिकल्स आएंगे उसके थ्रू आपका रिवीजन स्टेट का पूरा करवा देंगे। तो कल उसको कवर कर लेंगे। अब आज हम लोग बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। इसको देखते हैं कि ये हमारे संविधान में सबऑर्डिनेट का मतलब ये है, जैसे अधीनस्थ की बात करते हैं ना, इसको अधीनस्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी कोर्ट्स होते हैं ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। मतलब इस पे अगर यहाँ पे प्रोन्नति किसी करना है, प्रमोशन करना है या कुछ भी करना है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट एक प्रकार से देखेगा कि ये क्या जजमेंट दे रहे हैं। जैसे इसमें देखेंगे जब सेशन कोर्ट अपना अगर मृत्यु के मामले में कोई फैसला सुनाता है, लेकिन जब तक उसकी अनुमति हाई कोर्ट नहीं दे देता है तब तक उसको फांसी नहीं दी जाती है। ऐसे इसके जजमेंट पे, उन सब पे जो एक प्रकार से अगर देखें जो पर्यवेक्षण का काम करते हैं वो कौन करते हैं, हाई कोर्ट करते हैं। इसलिए हाई कोर्ट के अधीन होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको अधीनस्थ कोर्ट या कहें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है। यह हमारे संविधान में आर्टिकल 233 से लेके 237 तक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 231 तक क्या था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था हाई कोर्ट का। आर्टिकल 232 को हटा दिया गया, इसलिए उसको जो है वो व्याख्या से रिलेटेड था। अब आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक हम लोग करने वाले हैं। ये कहाँ पे आएगा, पार्ट 6 में, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अपने यहाँ जो कोर्ट की संकल्पना है वो प्रकार से एकीकृत है। सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसी में आप लोग एक सिविल कोर्ट देखते हैं, एक सेशन कोर्ट देखते हैं। आप लोग कभी कभी सुनते हैं ना सिविल जज और सेशन जज, तो ऐसे जब वही कोर्ट रहता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही रहता है, अगर वो आपराधिक मामलों पे, अगर क्रिमिनल वाले ऑफेंसेज पे अगर वो सुनवाई कर रहा है तो वही कोर्ट ही किस में बदल जाता है, सेशन कोर्ट पे। कोर्ट एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जैसे आप लोग सिविल कोर्ट का देखते हैं और सेशन कोर्ट का देखते हैं। सिविल से अगर रिलेटेड मामले हैं सिविल कोर्ट, अगर सेशन से अगर क्रिमिनल से रिलेटेड मामले हैं तो सेशन कोर्ट। उसके नीचे भी आप लोग देखते हैं कि जैसे जो आप लोग हर एक स्टेट का देखते हैं, PCS एग्जाम करवाता है, PCS जे का, ठीक है। तो उसके थ्रू वैकेंसी होती है, जैसे BPSC कराता है PCS जे का बिहार के लिए, UP PCS करवाता है, UP में जो PCS जे के थ्रू होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, उनको मजिस्ट्रेट बोला जाता है, या कहें जैसे आप लोग सुने होंगे न्यायिक दंड अधिकारी, ऐसे करके, राइट। तो ये सब जो पद होते हैं वो PCS जे के थ्रू भरे जाते हैं। तो उनके पास भी पावर्स होते हैं कि उनके पास भी सिविल और क्रिमिनल से रिलेटेड मामले की सुनवाई होती है। तो हम लोग उसको एक एक करके आगे देखते हैं। हमने बात कर ली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने प्रकार के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, उसी में सिविल कोर्ट भी होता है, उसी में सेशन कोर्ट भी होता है। अब बात करें वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज जिनको आप लोग देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्या योग्यता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे एक इससे रिलेटेड एक मामला गया था ना, 99th अमेंडमेंट, याद है आपको, एक इससे रिलेटेड था NJAC से, ठीक है, जो कि ये कौन लेके आया था 2014 में, जब
ये बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वही ये सोचे कि अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो नियुक्ति है वो इन जैक के थ्रू करें, जैसे आईएएस आईपीएस इन सब की नियुक्ति होती है ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू, वैसे इन्होंने सोचा कि जो जजेस की नियुक्ति है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम किसके थ्रू करें, इन जैक के थ्रू। इसके लिए इन्होंने लाया 99th अमेंडमेंट ये लेके आया, लेकिन इसको जो है 2015 में ही जब ये आता है उसके बाद फोर्थ जजेस केस में, ये जो है फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म कर देता है, बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी लिमिटेशन अपने तक ही रहे और जो जुडिशरी है वो अपने तक रहे। जैसे आप लोग आर्टिकल 50 भी देखते हैं, वो क्या बात करता है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग होने की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का भी यही सिद्धांत है, ठीक है। तो इसके रूप में आप लोग इसको देखते हैं। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होने चाहिए सेंट्रल या स्टेट में। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि उनको जो है चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो कहीं पे भी उनको जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, उनके पास में 7 साल का एडवोकेसी का हो, यानी कि 7 साल का एडवोकेट के रूप में उनको जो है उनके पास में एडवोकेसी का एक प्रकार से समझो कि उनके पास में एडवोकेट होने की योग्यता होनी चाहिए या फिर एडवोकेसी वो कहीं पे किए हों 7 साल तक। बात करते हैं तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके नाम की सिफारिश हाई कोर्ट ने किया हो, ये इसकी तीसरी क्राइटेरिया है। तो पहला, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होने चाहिए सेंट्रल या स्टेट में। दूसरा, 7 साल एडवोकेसी का हाई कोर्ट उनकी सिफारिश किया हो, ये तीसरा। अब बात करते हैं इसके साथ में अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन कुछ भी होगा वो कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से। ये कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 233 में। ये बात करता है जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये आर्टिकल 233 बताता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं। जैसे देखेंगे कि जुडिशियल सर्विसेज ये न्यायिक सेवा से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे मैंने बताया पीसीएसजे के थ्रू जिनकी वैकेंसीज निकलती हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड या फिर कहें उनके नीचे के जो न्यायिक पद होते हैं वो किस में आते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में। इसमें जो पद आते हैं वो कौन आते हैं, न्यायिक पद आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड या फिर उसके नीचे के जो भी पद होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट इनका गवर्नर करेगा, लेकिन हाई कोर्ट और उसके साथ में एसपीएससी की सिफारिश के आधार पर। अब एसपीएससी क्या कराता है, एग्जाम कराता है, तो एसपीएससी जब एग्जाम कराएगा तो उसी के बिहाफ पे ये इनकी नियुक्ति होगी। अब बात करते हैं कि इसके नीचे अगर हम लोग बात करें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर नियंत्रण किसका होता है, हाई कोर्ट वाले में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 235, इस पे किसका होता है, हाई कोर्ट का। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर नियंत्रण किसका होता है, हाई कोर्ट का। ये कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 235 में, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि नलसा का। एक्चुअली बात ये है कि 1985 के आसपास जो है जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या वुमेन एनजीओ जो उनसे रिलेटेड हैं या फिर कहीं नागरिक बढ़ चढ़कर इस टाइप का कोई एक फ्री लीगल एड देने के लिए अपनी अपनी बातें सामने रख रहे थे। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा नलसा के थ्रू लेके आएंगे जिससे लोगों को जो है, जैसे आप लोग आर्टिकल 14 को देखेंगे जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 को देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीएससी में स्पेशली पूछा और पीसीएस में भी पूछा है कि आर्टिकल 14 जब आर्टिकल 22(1) के साथ मिलता है तो क्या होता है, राइट। तो वो एक प्रकार से स्टेट के ऊपर एक लीगल बाइंडिंग या एक प्रकार से बाध्यकारी हो जाता है, उनको जो है कानून सभी को उपलब्ध कराना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो अमीर तो अपने आप कर लेते हैं, उनके पास में पैसे हैं और पैसे हैं तो वकील हैं, जो लेकिन नीचे के लोग रहते हैं वो वकीलों के पास में इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि एक बार जाएंगे तो मक्खी की तरह वो लोग चूसते रहते हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर जब तक ब्लड है उनको दिखता रहेगा तब तक तुम्हारा वही उसका सनी देओल का आपको याद है ना, केस पर केस, इसमें सबसे बड़ी भूमिका वकीलों की भी होती है, ठीक है। अपने यहाँ अगर आप देखेंगे कोर्ट्स में लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखें कि कोर्ट्स तो है ही है उनके पास में, क्योंकि सीमित संसाधन हैं, सीमित जज हैं, अपने पास में जज या फिर इन सब की बहुत कम नियुक्ति भी होती है। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे भी सेंट्रल के पास में जाता है, सेंट्रल कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स की नियुक्ति कर देता है या फिर उसको लटकाए रहता है।
तो ये सब चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि ये जो सिलेक्टेड मेंबर्स की नियुक्ति की जा रही है या फिर इस हिसाब से, तो ये चीज़ें आप लोग देखते होंगे तो 3.5 से 4 करोड़ मामले यूं ही पेंडिंग नहीं है। ये कई बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है, तो वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। और एक अभी उसकी रिपोर्ट आई थी ना, वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 69% मामले विचाराधीन हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे कोर्ट्स के ऊपर कितनी ज़्यादा एक प्रकार से बर्डन है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए नलसा जैसा कुछ आया। इसका मतलब ये है कि जैसे कोर्ट्स में लंबे मामले खींचते हैं, तो कुछ ऐसा लाया जाए जिससे दो पक्षों के बीच में मध्यस्थता के थ्रू एक फैसला हो, जिसमें ये ना हो कि ये जीता ये हारा, उनके बीच में एक म्यूचुअली जब अगर वहाँ पे अगर कोई वो आएगा दोनों के एक सौहार्दपूर्ण निर्णय होगा, तो एक प्रकार से वैमनस्य की भावना भी नहीं रहेगी कि अरे मैं हार गया तुम जीत गए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उन्हीं सबको लेके आर्टिकल 14 आर्टिकल 22(1) एक प्रकार से 22(1) में क्या था, वो गिरफ्तारी और उसके बाद में डिटेंशन से एक प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है ना। हम लोग आर्टिकल 22 में देखे थे 2 प्रकार के डिटेंशन, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, राइट। तो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 14 जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक प्रकार से वो स्टेट के लिए क्या हो जाता है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 22 स्टेट को बाध्य कर देता है कि वो इस प्रकार से कानून के लिए कुछ करें या फिर लीगल एड के लिए काम करें। अब बात करते हैं कि नलसा आया कब, 1987 में, लेकिन लागू कब होता है, 1995 में। 1987 में किसकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की। अब बात करते हैं कि ये क्या करेगा, फ्री लीगल एड, वही आर्टिकल 39(a) हम लोगों ने किया था डीपीएसपी में। बात करते हैं कमजोर वर्ग का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछ लिया था एक्ट को, और ये पूछ लिया था कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके अंतर्गत आएगा कौन, तो इसको, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे इसमें जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जैसे वुमेन हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, एससी एसटी हो गए, दिव्यांग हो गए, इनके साथ में जो डिजेबल्ड लोग हैं, वुमेन, चिल्ड्रेन, एससी एसटी, डिजेबल्ड लोग, और ऐसे लोग जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे वहाँ पे जो कानूनी सहायता समिति होती है उसकी जो लिमिटेशन है वो 1.25 लाख के बराबर है। तो ये याद रखिएगा, मतलब सिर्फ इतना याद रखिएगा जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं, तो इसको अपना कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया नलसा के बारे में। अब इसके तहत जो है, जैसे आप लोग लोक अदालत देखेंगे इसी के तहत आता है, स्थायी लोक अदालत देखेंगे इसी के तहत उसकी भी स्थापना की जाती है। तो एक एक करके हम लोग लोक अदालत देखेंगे, स्थायी लोक अदालत। ये क्वेश्चन एक प्रकार से अगर आपको आता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो अल्टरनेटिव क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी इन सबको आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत का मतलब एक प्रकार से होता है जनता का अदालत। जैसे आप लोग बहुत सारी मूवी देखे होंगे एनटीआर की, या फिर ऐसे कुछ लोगों की, या बुलंदी, ऐसे कुछ मूवी आपके दिमाग में आ रही होंगी कि पंचायत के लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक कोई ऐसा लग रहा था, जनता का दरबार लग रहा है, और वहाँ पे जो मुखिया जी हैं वो आके न्याय सुना रहे हैं। इस प्रकार का आप अपने मूवी और उन सब में देखते होंगे। ठीक है, तो लोक अदालत की संकल्पना कहीं ना कहीं वहीं से आती है। तो इसमें होता ये है कि इसका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, बाध्यकारी होगा, दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा, और इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एंगल होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये बाध्यकारी होता है, अपील नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि ये दोनों पक्षों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई फैसला आता है, राइट। अब इसमें कौन कौन से मामले आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो भी मामले बनते हैं, जैसे अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, ऑफेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंपाउंडेबल और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें पुलिस आपने कोई आपने पनिशमेंट या फिर इस लायक कोई काम किया, यानी कि आपने कुछ भी गड़बड़ी कर दी। अब पुलिस आपके पास में आएगी, कुछ केसेस जाके वो आप वहाँ पे जैसे दूसरी पार्टी जाके लिखाएगी। तो एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस के थ्रू। कंपाउंडेबल ऑफेंस में ये होता है कि वहाँ पे अगर आपको जमानत लेनी है, वो पुलिस भी आपकी जमानत कर सकती है वहाँ पे। लेकिन एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसकी जो जमानत होती है वो आपको कोर्ट से जाके ही कराना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित किया जाता है, फिर वहाँ से अगर आपको जमानत मिलती है, बेल मिलती है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें ऐसे मामले आते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ऐसे मामले जो फाइल किए जा चुके हैं या फिर ऐसे मामले जो पेंडिंग हैं। ठीक है, वो भी मामले इसमें आएंगे। जैसे पेंडिंग मामले आ जाएंगे, और ऐसे मामले जो फाइल नहीं किए हुए हैं वो भी आ जाएंगे। पेंडिंग मामले
और ऐसे मामले जो भी फाइल नहीं किए गए हैं वो भी मामले आएंगे। इसके तहत जो भी होगा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, जैसे हमने बोला कि इसमें मध्यस्थता के थ्रू होता है, इसलिए बाध्यकारी एक प्रकार से होता है दोनों पक्षों पे। ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बना सकता है कि ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है कि नहीं है। जैसे डीपीएससी में पूछ लिया था कि इसमें से कौन कौन सा आर्टिकल गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो गांधीवादी दर्शन बोलता क्या है कि जैसे जब गांधीवाद को आप लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है कि जो स्टेट का पावर है वो स्टेट लेफ्ट सोसाइटी की बात करता है। मतलब वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेट है उसका हस्तक्षेप हमारी लाइफ में कम से कम हो। ये किसका दर्शन है? गांधीवादी दर्शन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी लिया था कि स्टेट लेफ्ट सोसाइटी की बात कौन करता है, तो ये गांधीजम में आता है। ठीक है, तो और ये एक प्रकार का क्या है? एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तहत ये आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ये किस प्रकार का होता है? ये सिविल कोर्ट की अपने पास में शक्ति रखता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट है 1908 का, वो उसके तहत कार्य नहीं करता है, ये इसके तहत कार्य करता है और ये सिविल कोर्ट के जैसा ही बिहेव करता है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लोक अदालत सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है, तो हाँ ये सही है। और सबसे पहले अगर लोक अदालत देखेंगे तो ये 1982 में गुजरात में बनता है। तो ये फैक्ट बस आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गांधीवादी दर्शन को ले लेना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो फैसला होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम होगा, बाध्यकारी होगा दोनों पक्षों पे, और इसके लिए अपील नहीं की जा सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्थायी लोक अदालत की। एक्चुअली 2012 में जो ये नलसा एक्ट है 1987 का, इसमें अमेंड किया जाता है और यहाँ पे जो सार्वजनिक सेवा से जो रिलेटेड होते हैं, जैसे जो सार्वजनिक जन उपयोगी सेवाएं होती हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे जैसे यात्री एंड माल से रिलेटेड, माल मतलब यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो हो गया, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, उसके साथ में आप लोग बिजली का, पानी का, ये सब जन उपयोगी सेवाओं में आती हैं। ठीक है, तो इन सब मामलों को करने के लिए कि जैसे ये मामले तुरंत जल्दी से निपटारे में आ जाएं और जो अदालत हैं उनके ऊपर बोझ बर्डन कम हो, तो उसके लिए स्थायी लोक अदालतें लाई गई। तो ये कब लाई गई? 2012 में। सार्वजनिक जन उपयोगी सेवाओं से रिलेटेड है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वित्तीय मामले ऐसे आएंगे जो 10 लाख तक का मामला बनता हो जहाँ पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना? 10 लाख। इसमें जो मामले होते हैं जो भी आएंगे वो फैसला जो भी होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बहुमत के आधार पर होगा। और इनका भी फैसला जैसे स्थायी लोक अदालत, जैसे लोक अदालत का था, वैसे इनका भी फैसला क्या है? अंतिम प्लस बाध्यकारी है दोनों पक्षों पर, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जो भी होगा वही मध्यस्थता के थ्रू इसमें निर्णय आते हैं, तो इसलिए इसका भी मामला बाध्यकारी ही बनता है। अब इसके बाद बात करते हैं फैमिली कोर्ट की। इसमें ये कब आता है? 1984 में। 1984 में गवर्नमेंट किसकी है? इंदिरा गांधी की। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 1984 में ही इनकी डेथ भी होती है, तो आप उससे रिलेट करके कि ऐसे मामले, क्योंकि वो दोनों लोग किसते थे? मतलब सिखिज्म से रिलेटेड थे ना, तो फैमिली के थे। तो ऐसे करके आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कब आता है? 1984 में। ठीक है, इसमें कौन से मामले आते हैं? इसमें जो विवाह से रिलेटेड मामले होते हैं, जैसे तलाक हो गया, या मैरिज से रिलेटेड जो भी मामले हैं, या बच्चे के, अब जैसे तलाक हुआ फिर उसके बाद जो है जो वहाँ पे मैरिज अलाउंस मिलता है, भत्ता जो मिलता है, ठीक है, वो इसमें आएगा। अभिभावक से रिलेटेड, फिर उसमें लेजिटिमेसी से रिलेटेड कुछ मामले आते हैं। अभिभावक में ये होगा कि बच्चों का अभिभावक कौन है, ये सब का मतलब जितने भी फैमिली से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट बन सकते हैं वो सब किस में आएंगे? वो फैमिली कोर्ट में आएंगे। अब इसमें जो भी मामले होते हैं वो 1 लाख से अधिक वाले, यहाँ पे ये बोला गया है कि हर एक जो भी नगर है वहाँ पे 1 लाख से अधिक जहाँ पे जनसंख्या है, ये बेसिकली क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पे 1 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है वहाँ पे एक फैमिली कोर्ट बनाना अनिवार्य है राज्य को। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा हाई कोर्ट की सहमति से। तो जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आता है, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? राज्यपाल। ठीक है, तो हाई कोर्ट की सहमति से, लेकिन हर एक जगह दिया रहेगा हाई कोर्ट की सहमति से। उसमें ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सहमति, सुप्रीम कोर्ट की सहमति ऐसे रहेगा, लेकिन आपको जाना है हाई कोर्ट की सहमति से। ठीक है, इसमें जो अगर इसमें बेसिकली ये है कि ये लोग नियमों का पालन, बोला जाता है कि इसमें अनिवार्यता नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो भी बेस होता है वो नेचुरल जस्टिस के थ्रू करते हैं,
और इसमें जो है जैसे साक्ष्य का या फिर ये चीज़ वो चीज़ ज़्यादा उन सब में नहीं फंसते हैं, CPC का या फिर IPC CRPC इन सब में फंसे बिना ये क्या करते हैं कि समझौते का प्रयास करते हैं कि दोनों पार्टी को बुलाए, वो आपस में सोचते हैं कि विचार विमर्श करके एक समझौते पर मामला आ जाए। तो बेसिकली ये उसी पर आधारित होता है और इसमें जो है सिर्फ एक अपील की अनुमति होती है, वो भी हाई कोर्ट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1 लाख से अधिक पर अनिवार्य है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की सहमति से, और तीसरा है इसमें सिर्फ एक अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। जैसे कि लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत में आपने देखा था इसमें अपील की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फैमिली कोर्ट में एक अपील की जा सकती है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ में ग्राम न्यायालय। इसको एक प्रकार से मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल कोर्ट। ठीक है, ये आता कब है? 2008 में। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय को मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं, 2008 में आता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। किसकी सहमति से? हाई कोर्ट की सहमति से। और यहाँ पे जो जैसे ग्राम न्यायालय जो एक्ट आता है, ये एक्ट आया था एक प्रकार से 2008 में। इसमें ये बोला गया था कि 5000 कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। बहुत सारे राज्य किए भी नहीं हैं, तो ये भी इसका एक वो है। अब बात करते हैं कि इसके थ्रू ये भी ग्राम न्यायालय की जो संकल्पना आई थी वो वही फ्री लीगल एड इन्हीं सब के थ्रू आई थी। इसमें वही है कि फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A को एक प्रकार से लागू करना था, और इसमें ऐसे मामले आते हैं जिनमें सजा की दर 2 वर्ष से कम की हो, राइट। यानी कि इसमें सिविल भी मामले आते हैं, इसमें सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों भी मामले आते हैं, लेकिन क्रिमिनल मामले ऐसे आएंगे जिसमें जो सज़ा की दर है वो 2 वर्ष से कम की हो, ऐसे मामले। अब बात करते हैं कि 5000 कोर्ट्स की स्थापना, इसमें अपील की जा सकती है 6 महीने में। कहाँ पे? अगर सिविल का मामला है तो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर फौजदारी का मामला है या कहें जो क्रिमिनल ऑफेंसेज है वो कहाँ पे जाएगा? सेशन कोर्ट में। लेकिन अब जैसे अगर कोई मामला है वो 6 महीने में अपील की जा चुकी, लेकिन 6 महीने के अपील करने के बाद 6 महीने में ही उसको निपटाना भी होगा। यानी कि 6-6 का रेशियो याद रखिएगा, 6:6। ये किसका है? ये मामले जाने का है, और ये क्या है? वहाँ पे अपील का। तो 6-6 याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो है नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई ये नहीं है कि आप जो है CRPC के थ्रू काम करेंगे, IPC के थ्रू काम करेंगे, तो ये नेचुरल जस्टिस का ये फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की नीड है नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ही देखे जाते हैं और देखे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोग अपने दोस्तों के पास में शेयर करते रहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी चैनल ज़्यादा 3 महीने ही हुए हैं, तो यूट्यूब की एक जो पॉलिसी होती है वो 1000 सब्सक्राइबर तक वो ऐसा कुछ नहीं करती है कि प्रमोट जैसा ऐसा समथिंग, ठीक है। इसलिए आप लोग ही हैं एक प्रकार से प्रमोटर का काम कर रहे हैं। जिस भी नीडी को आपको लगता है आप उसको जो है सेंड करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आप कमेंट भी करिए, लाइक करिए। इससे क्या होता है, वीडियो सर्कुलेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो जिस भी लोगों को, जैसे आपको पता होगा पूरे यूट्यूब में अगर कोई इस प्रकार के लेक्चर्स अगर आप कहीं अगर मुझे दिखा दो कि जिस हिसाब से मैंने अभी 25 से 30 लेक्चर में लगभग 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो लोग एक तो थोड़ा सा कराएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अब आप जो है आओ एडमिशन लो, उसके बाद मैं आपको अब क्लासेज में दूंगा, ठीक है। पहला वो। दूसरा, या तो आपके पास में वही चीज़ें आएंगी कि 200-300 ऐसे स्लाइड में आएंगी और चैप्टर कितना रहेगा, सिर्फ 2 चैप्टर रहेगा, ठीक है। उसको यही वीडियो जो मैं आधे घंटे में कवर करा रहा हूँ वही चीज़ आपको 1.5 घंटे 2 घंटे में कवर कराएंगे। ये चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे देख लो, मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ। तो मेरा काम ये है कि आपको टू दी पॉइंट यूनिक कंटेंट देना, और उसमें जैसे मैं कहीं मेमोरी हैक्स का, अपना ट्रिक्स का, तो मैं समझता हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम पे। जैसे एज ए स्टूडेंट मैंने भी उसको फेस ही किया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। तो मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने कहीं भी पढ़ा था, अगर ऐसा चीज़ जो आप भोग चुके हों आप ये कोशिश करें कि दूसरा ना भोगे, राइट। कोई प्रॉब्लम को अगर आपने फेस किया है तो अगर आप रास्ते से जा रहे हैं तो कंकड़ हटाते जाइए, ये ना हो कि दूसरों के पैर में भी वही चीज़ चुभे। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। वैसे तो मैं कभी ये चीज़ बोलता नहीं, लेकिन अभी देख रहा हूँ जैसे व्यूज वगैरह कम आते हैं तो उससे एक प्रकार से डीमोटिवेशन टाइप का आता है कि आगे बनाएं या ना बनाएं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कल के क्लास में मिलते हैं। कल हम लोग ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर करेंगे और उसके साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो स्टेट का पूरा एक होलिस्टिक एक वीडियो बना लेंगे। तो उसमें ये होगा कि आर्टिकल के थ्रू करेंगे, उसके बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रकार से जो अगर 1-2 पॉइंट कहीं कहीं छूटे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं कल। ठीक है।